नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के अध्याय नंबर 5 वन और वन्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीड, सीईटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के अंदर क्वेश्चन है जो आने की प्रबल संभावना रहती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वन और वन्य जीवन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिसमें हम वनस्पति के जो विश्व की वानस्पतिक प्रदेश है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, पतझड़ी वन है, उन सभी का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम जो भी आपके लिए नई नई अपडेट लेके आते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना अध्याय नंबर 5। पृथ्वी पर भौतिक और जैविक परिवेश तथा उसके कारकों का प्रभाव मानव सहित समस्त जीव जंतुओं के जीवन पर पड़ा है। जलवायु, मृदा, स्थलीकृत वनस्पति, जीव जंतु आदि इसी परिवेश के विभिन्न तत्व या कारक है। ये सारे तत्व या कारक एक दूसरे मिलकर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, जो अन्य परिवेशों से भिन्न होता है। मनुष्य पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है। मनुष्य ने अपने उपयोग की वस्तुएं अपने आसपास के परिवेश से ही प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का अतिदोहन कर पर्यावरण का और सवै अपना भी नुकसान किया है। साथ ही साथ मनुष्य ने अपने परिवेश की रक्षा और उसे उन्नत बनाने की भी चेष्टा की है। हमने पिछले अध्याय में जलवायु, भूमि और जल के विषय में विस्तार से पढ़ा है। इस अध्याय में हम पर्यावरण के प्रमुख घटक वन और वन्य जीवन के साथ ही मानव द्वारा इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो अपने पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि जलवायु, भूमि और जल के विषय में जो अपनों ने पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, ताकि आगे आपको उससे कनेक्ट करने में थोड़ी सहायता मिले। प्रत्येक भौतिक या जलवायु प्रदेशों में वनस्पति और वन्य जीवन का एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक भौतिक प्रदेश होते हैं उनमें ना ही तो वनस्पति और न ही वन्य जीवन एक जैसा होता है। एक और जहां मैदान और पहाड़ों के पेड़ पौधे और जीव जंतुआं अलग है, वहीं कम वर्षा के रेगिस्तान प्रदेश में वनस्पति और वन्य जीवन भिन्न होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वनस्पति और वन्य जीवन जलवायु और स्थलाकृति का एक मिश्रित रूप है। अतः विश्व के वानस्पतिक और पर्यावरणीय प्रदेशों पर जलवायु और स्थलाकृति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्थलखंड बदलता जाता है, वैसे वैसे वनस्पति और जो वन्य जीव है, जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी बदलते जाते हैं। सभी जगह एक जैसा वनस्पति, एक जैसा पर्यावरण नहीं है। अब देखते हैं हम वनस्पति के बारे में। क्या होता है वनस्पति? तो किसी भौगोलिक परिवेश में स्थित वृक्ष, छोटे पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास, काई आदि को सम्मिलित रूप से वनस्पति कहा जाता है। तो किसी भी एक भौतिक परिवेश का एक हिस्सा है, उसके अंदर जो झाड़ियां पाई जाती है, घास पाया जाता है, पौधे पाए जाते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं, उनका जो सम्मिलित रूप है उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होती है, अर्थात घास, झाड़ियाँ तथा पौधे आदि मनुष्य की सहायता के बिना उगते हैं। इनके लिए मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं होती है। इन पादप समुदायों में जलवायु और स्थलाकृति के कारण आकार, स्वरूप एवं ऊंचाई में भिन्नता होती है। निष्कर्ष रूप से प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार पर जलवायु और स्थलाकृति का प्रभाव रहता है। तो ये क्या है कि जो वनस्पति होती है, इन पे सर्वाधिक जो प्रभाव रहता है वो किसका होता है? तो एक तो जलवायु का इस पे प्रभाव होता है, और एक वहाँ की स्थल की जो आकृति होती है उसका इसके ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है।
अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि विश्व में पाए जाने वाले वनों के जो प्रकार है उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन से वन किस प्रकार के हैं तो और कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जलवायु, मिट्टी, ऊंचावच आदि में अंतर होता है। इसी कारण से विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है कि वहाँ की जो जलवायु होती है, जहाँ मिट्टी होती है वहाँ उस स्थान की, और उस स्थान का जो ऊंचावच होता है उनके अंदर काफ़ी अंतर पाया जाता है। उसी के कारण जो भिन्न भिन्न प्रदेश है या भिन्न भिन्न जो स्थलाकृतियाँ हैं वहाँ पे भिन्न भिन्न वनस्पतियाँ पाई जाती है। वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। तो वन किसे कहते हैं? या तो वो वृक्षों से या विस्तृत झाड़ियों से जो ढके होते हैं, काफ़ी एक बड़ा भूभाग, उसे वन कहते हैं। दिए गए मानचित्र में विश्व के विभिन्न वनस्पतिक प्रदेशों को ध्यान से देखिए। ये विश्व के कुछ वानस्पतिक प्रदेश दिए हैं, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। उनके अंदर अलग अलग जो संकेत है उनके माध्यम से अपने समझ सकते हैं। तो 1 नंबर पे देखिए टुंड्रा प्रदेश के अंदर जो ये कलर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सभी कौन से हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश है। कोणधारी शंकु है, उसके अंदर आप जो ये कलर देख रहे हैं ग्रीन वाला, वो सारा हो जाएगा। 3 नंबर पे चौड़ी पत्तियों वाले हैं, तो ये चौड़ी पत्तियों वाले हो गए। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रदेश कहाँ कहाँ पे है और कितना क्षेत्रफल है। अब हम 1 नंबर पे देखते हैं सदाबहार वन के बारे में। तो नंबर 1 पे है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन अत्यधिक गर्म और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय है वे कहाँ होते हैं? तो एक तो वहाँ पे वर्षा होगी, वो काफ़ी अधिक होगी, और गर्मी भी है वो अधिक होगी। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय के पास ऐसे घने वन पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी व 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा है जो भूमध्य रेखा है उससे 10-10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में ये वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के दोनों साइड 10-10 डिग्री, 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी दोनों साइड में ये पाए जाते हैं। वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। यह वन क्षेत्र वर्षा भर हरा भरा दिखाई देता है कि अलग अलग समय में अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इस कारण ये जो वन है वो सदाबहार दिखाई देता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। अत्यधिक घने इन वनों में विश्व की सर्वाधिक लताएं पाई जाती है। तो ये क्या है? सर्वाधिक घने होते हैं, और विश्व की जो सर्वाधिक लताएं हैं वो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। जो पेड़ों पर चढ़कर पेड़ों से लिपटी रहती है, दिन के समय सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार के वृक्षों और वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। इन वनों में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष कौन कौन से वृक्ष है वो देख लेते हैं। आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड। ये नाम दे लेता है तीनों कि आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड वृक्ष कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंदर पाए जाते हैं। एक स्थान पर कई प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। साथ ही वृक्ष की सघनता के कारण इन्हें काटने की असुविधा होती है, इसलिए इनका अधिक उपयोग नहीं हो पाता है। विश्व में दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में इन वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो विश्व में जो सर्वाधिक विस्तार है इन वनों का
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो विश्व के अंदर सर्वाधिक विस्तार है वह कहाँ है, तो अमेरिका के अमेजन बेसिन के अंदर। ब्राज़ील में इन्हें सेल्वा कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सेल्वा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े। इसके अतिरिक्त ये वन अफ्रीका के कांगो बेसिन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त है वो दक्षिण एशिया में तथा अफ्रीका के जो कांगो बेसिन है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अंदर से लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्षा वनों में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो दिन व रात दोनों समय क्रियाशील रहते हैं। अतः वर्षा वन दिन रात चहल पहल से भरा रहता है। बंदर, गोरिल्ला, कई प्रकार के पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी आदि पेड़ों पर रहने वाले जीवों की संख्या अधिक होती है। बड़े जीवों में चीता, भैंसा, हाथी, सूर आदि पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप इन्हीं वनों में पाया जाता है, जिसे एनाकोंडा कहते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो एनाकोंडा, वो कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। आगे हम 2 नंबर पे देख लेते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः ये वन महाद्वीपों के पूर्व किनारे पर होते हैं। तो ये मुख्यतः कहाँ होते हैं, जो महाद्वीप है उनके जो पूर्वी किनारे हैं उन पे ये पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिण चीन। यहाँ बांस, यूकेलिप्टस तथा चीड़ जैसे कठोर पेड़ तथा मुलायम पेड़ दोनों तरह के वृक्ष मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। अपनों ने उष्णकटिबंधीय में देखा था कि कठोर वन मिलते हैं। इनमें मुख्यतः कौन कौन से है, एक तो बांस हो गया, एक यूकेलिप्टस हो गया जिसे हम स्थानीय भाषा में सफ़ेदा के नाम से जानते हैं, तथा चीड़ के भी वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। ये क्या है, वो तो सदाबहार वन थे जिनमें अपनों ने 2 प्रकार के देखे, एक तो उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय। अब हम देखते हैं पतझड़ी वन, उनके अंदर कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इन्हें पतझड़ी या पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन वर्ष में एक बार शुष्क मौसम में जल संरक्षण हेतु 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तियां गिराते हैं। तो लगभग कितने सप्ताह के लिए गिराते हैं, तो 6 से 8 यानी 1.5 से 2 महीने तक ये लगभग अपने पत्तियां गिरा देते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, जामुन हो गया, साल तथा सांगवान। यहाँ पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष है। फर्नीचर बनाने के लिए सांगवान सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। तो फर्नीचर के लिए कौन से जो वन है उनसे लकड़ी ली जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून वन है उनके अंदर फर्नीचर के लिए सबसे उपयुक्त लकड़ी पाई जाती है। इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है। इन वृक्षों की लकड़ी फर्नीचर, यातायात तथा निर्माण सामग्री एवं घरेलू सामान बनाने में काफ़ी उपयोगी है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण चीन, पश्चिमी द्वीप समूह, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के अनेक जीव पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी तथा कीड़े मकोड़ों के अलावा हाथी, घोड़ा, गैंडा, जंगली भैंसा, बाघ, शेर, लंगूर एवं बंदर इन प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। आगे हम 2 नंबर पे देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। वो था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब 2 नंबर पे है शीतोष्णकटिबंधीय। उच्च अक्षांशों में शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। वो मध्य अक्षांशों में पाए जा रहे थे और ये कहाँ पे है, तो उच्च अक्षांशों में। ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। यहाँ पे भेड़िया, हिरण, लोमड़ी पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। इन दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन में आप और देख सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वनों के बारे में। महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी किनारों पर दोनों गोलार्धों से 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन है वो क्या है, 30 से 40 डिग्री जो अक्षांश है उसके बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वनस्पति भूमध्य सागर के निकट के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। ये वन पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप में भूमध्य सागर के किनारे पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम भाग में और दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली में एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में ग्रीष्मकाल शुष्क तथा शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये कौन से हैं जो वहाँ पे शीतकाल में तो वर्षा होती है लेकिन ग्रीष्मकाल में ये बिल्कुल सूखे रहते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन है। विश्व में जैतून, अंगूर, संतरा, अंजीर तथा नींबू वर्गीय रसदार फलों में सर्वाधिक कृषि इसी क्षेत्र में की जाती है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है उनके अंदर 30 डिग्री से 40 डिग्री का जो अक्षांश है उसके बीच के अंदर ये खेती की जाती है, जिसमें मुख्य क्या है, जैतून हो गया, अंगूर, संतरा, अंजीर तथा जो नींबू वर्गीय रसदार फल है इसकी खेती यहाँ सर्वाधिक की जाती है। फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहा जाता है, तो विश्व का फल उद्यान। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का फल उद्यान किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ये कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया का राज्य पशु है, राष्ट्रीय पशु है। आगे हम देखते हैं कोणधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के विस्तृत भाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो कितने डिग्री से कितने हैं, तो 50 से 70 उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के अंदर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इनका जो सर्वाधिक विस्तार है वो रूस के अंदर है। दक्षिणी गोलार्ध में ये वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इन अक्षांशों में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित भाग का अभाव है। इन्हें कनाडा में टेंगो वन भी कहते हैं। तो कोणधारी वनों को कनाडा में क्या कहते हैं, तो टेगा वन। अधिक ठंडी जलवायु एवं बर्फबारी के कारण इन वनों की पत्तियां नुकीली होती है। इनमें मुलायम तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। कागज़ बनाने की लुगदी अधिकांशतः इन्हीं से बनाई जाती है। माचिस और पैकिंग के डिब्बी बनाने के लिए भी इन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष है इसके अंदर एक तो देवदार चीड़ हो गया, लार्च हो गया, स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, बर्च हो गया और फर। ये क्या है, सभी यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति है। झाड़ियाँ, काई, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ भी यहाँ पाई जाती है। और बारहसिंगा, लोमड़ी, ध्रुवीय बालू जैसे जानवर यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे घास तल के बारे में। तो नंबर 1 पे है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ऐसे वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह लगभग 2 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका के सवाना घास के मैदान जो विश्व में सबसे बड़े हैं इसी प्रकार के हैं। तो इनकी लंबाई कितनी बताई गई है, 2 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं। और अफ्रीका की जो सवाना घास है वो इन्हीं मैदानों के अंदर पाई जाती है। और ये विश्व की सबसे बड़ी घास है सवाना घास। इसी प्रकार के इन्हें अफ्रीका में सांगवान, ब्राज़ील में कंपोज तथा वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। अफ्रीका में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सवाना, ब्राज़ील में कंपोज तथा वेनेजुएला में लोनोस। ये क्या है, सवाना, कंपोज और लोनोस क्या है, तो ये घास के मैदान हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और आगे पूछे तो कौन कौन से देशों में पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में हो गया, सवाना कहते हैं इसे, ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं
और वेनेजुएला में इन्हें लोनोस कहते हैं। यहाँ मुख्यतः हिरण, तेंदुआ, हाथी, जेब्रा तथा जिराफ जैसे जानवर पाए जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान हैं, इनको आप देख सकते हैं। जो प्रेरी हो गया, लोनोस हो गया, कंपोज हो गया, पंपास हो गया, सवाना हो गया, वेल्ड हो गया, डम्स हो गया, स्टेपी हो गया, ये सभी क्या है तो घास के मैदान है। इनमें से 2 या 3 नाम अपने को दे देते हैं कि प्रेरी क्या है। तो प्रेरी है कहाँ पे, तो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर है। कंपोज और पेम्पोस और लोनोस ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के हो गए। इसी प्रकार अफ्रीका का हो गया सवाना, और जो स्टेपी जलवायु है वो ऊपर एशिया की तरफ आ गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे के पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है। 3 अपने को दे देगा, पूछेगा क्या है, घास के मैदान है या कोई अलग चीज़ है, उसके बारे में पूछ लेता है। आगे हम देखेंगे 2 नंबर पे शीतोष्ण घास के मैदान। 1 नंबर पे हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, 2 नंबर पे है शीतोष्ण घास के मैदान। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतर हिस्सों में मिलते हैं। यहाँ मुख्यतः छोटी एवं पौष्टिक घास पाई जाती है। घास के साथ साथ ओक, पाइन, एलम मेपिल, बर्च, ओस्पेन, बिलो आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, वृक्ष के नाम हैं। घास के साथ साथ ये कुछ वृक्ष है, ये भी पाए जाते हैं। इन घासलों में शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हिरण, बाइसन, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाज, अनेक चिड़ियाएँ व बिल्लों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। तो इनमें क्या है कि बाइसन हो गया, एंटीलोप हो गया, जंगली भैंस हो गई, खरगोश, जेब्रा, गाय, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाज, अनेक चिड़ियाँ एवं बिलों में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। मुख्यतः यहाँ क्या है, शाकाहारी जीव ही पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक विस्तार यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में है, जहाँ इन्हें स्टेपी कहा जाता है। यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है अपनों ने ऊपर देखा था डायग्राम के अंदर, यूरेशिया, और उसको में क्या बोलते हैं, इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्डर एवं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ये अपने ऊपर दोबारा देख सकते हैं, ये डाउन्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, ये विल्ड हो गया, सवाना हो गया, कंपोज हो गया, और ये स्टेपी के अंदर है, ऊपर आप देख सकते हैं। इसका आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में ये थोड़ा याद रह जाए। हल्की हल्की 2-4 बातें प्रत्येक के अंदर से नोट कर लें। आगे हम देखते हैं मरुस्थलीय वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति मरुद्भिद कहलाती है। तो क्या है, जो महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसे क्या कहते हैं, जीरोक्स या मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। अधिक तापमान एवं कम वर्षा, तापमान तो यहाँ पे रहता है अधिक, और वर्षा क्या होती है जो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, के कारण इस वनस्पति की ऊंचाई कम, पत्तियाँ छोटी एवं मोटी, छाल मोटी होती है और जड़ें गहरी होती है। इसमें क्या होती है, वनस्पति की ऊंचाई तो कम रह जाती है, पत्तियाँ कहीं छोटी और किसी की मोटी होती है, छाल इसकी काफ़ी मोटी होती है और जड़ें काफ़ी नीचे गहरी पाई जाती है। ताकि ये लंबे शुष्क काल में जीवित रह सकें, उत्तरी अफ्रीका में सहारा, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना एवं मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब, भारत एवं पाकिस्तान में थार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विश्व का प्रमुख मरुस्थलीय स्थित है। तो ये कहाँ कहाँ पे है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एक तो उत्तरी अमेरिका में हो गया जो सहारा का मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका में कालाहारी हो गया, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और एरिज़ोना और मैक्सिको हो गया, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में अरब है, भारत एवं पाकिस्तान में जो थार है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पे जो प्रमुख वनस्पति है वो कौन कौन सी है, तो नागफनी हो गई, कैक्टस हो गया, खैर, बबूल, किंकर, खेजड़ी आदि यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। कई प्रकार की छोटी घास भी यहाँ पाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आज का जो अपना चैप्टर है इसमें से लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, घुमा फिरा के वो कहीं ना कहीं इनको पूछ ही लेता है। कम से कम 2 क्वेश्चन आने की यहाँ पे प्रबल संभावना है। ये मरुस्थलीय वनस्पति है, उसको आप देख सकते हैं, छोटी छोटी होती है ये, काफ़ी नीची। विश्व के प्रमुख मरुस्थल है, इनको आप अच्छी तरह से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आराम से ज़रूर इनके ऊपर जो देश है उनके नाम आप इनके साथ साथ ज़रूर लिख लें। तो कौन कौन से है प्रमुख मरुस्थल, एक तो ग्रेट बेसिन हो गया, मोजेव हो गया, अटाकामा हो गया, पेटागोनिया, नामीबा, कालाहारी, सहारा, अरब मरुस्थल, गोबी, थार और ये ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है वो हो गए। इनमें भी कुछ ठंडे मरुस्थल है और कुछ गर्म मरुस्थल है। ठंडे और गर्म मरुस्थल को आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 ये ठंडे वाले दे देता है, एक गर्म मरुस्थल दे के पूछ लेता है निम्न में से कौन सा अलग है। तो इनको ध्यान से देखें कि जहाँ जहाँ पे जो ऑरेंज कलर है वो सारे क्या हैं, ठंडे मरुस्थल है, और जहाँ जहाँ पे रेड कलर अपने को दिखाई दे रहा है वो गर्म मरुस्थल है। तो ये आटाकामा है, ये कौन सा है, गर्म है। मोजेव है, ये गर्म मरुस्थल है। सहारा गर्म मरुस्थल है। अरब मरुस्थल है वो भी गर्म है। थार का मरुस्थल है वो भी गर्म मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का है वो सारा मरुस्थल वो भी गर्म है। और नामीबा और कालाहारी ये भी गर्म है। तो आप इसमें ठंडे हैं उनको याद रख लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठंडे इनमें कौन कौन से हैं, तो 2-3 ऐसे मरुस्थल है जो ठंडे हैं। एक तो पेटागोनिया हो गया, एक जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर है ये हो गया, एक गोबी का जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है। इस प्रकार से आप जो ठंडे कम हैं उनको याद रख लें, बाकी जो रह गई वो सारे गर्म मरुस्थल के अंदर आएंगे। अब आगे हम देखते हैं शीत मरुस्थलीय वन के बारे में। नंबर 1 पे है ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक कम होता है, इसलिए वहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत कम होता है। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ काई व कुछ छोटे फूलों की वनस्पति उगती है जो एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ सील, वालरस एवं ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आगे हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में। नंबर 1 पे है खेजड़ी आंदोलन। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विशेष प्रेम है। ये अपने घरों, खेतों और खलिहानों में जीवों के लिए अन्न, जल की व्यवस्था करते रहते हैं। यहाँ वन्य जीव और लोग आपस में एक परिवार की तरह घुल मिलकर रहते हैं। हिरण, नीलगाय तथा खरगोश आदि वन्य जीव निर्भर होकर सहज रूप से विचरित करते रहते हैं। इनको कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। ये इन लोगों के साथ साथ ही विचरण करते रहते हैं। आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये लोग प्राचीन काल से ही समर्पित हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण हमें खेजड़ी बलिदान से भी देखने को मिलता है। तो खेजड़ी की जो घटना थी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर दिया गया है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री और पुरुषों ने
वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दिया था। इनकी स्मृति में यहाँ मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को, यानी तेजा दशमी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है और कब लगता है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो प्रति वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है और खेजड़ली गांव के अंदर लगता है, जो कहाँ पे है तो जोधपुर के अंदर। और जो महिला थी जिसने इसका नेतृत्व किया था, उनका नाम आप जरूर याद रखें, अमृता देवी बिश्नोई। सन था 1730 और कुल 363 महिला और पुरुष दोनों ने यहाँ पे वृक्षों से लिपट कर अपना बलिदान दे दिया था, लेकिन वृक्ष नहीं कटने दिए। ठीक इसी प्रकार राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव में एक बेटे के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी की मृत्यु होने पर उनकी याद में वृक्ष लगाकर उन्हें पूजा जाता है। गांव की महिलाएं वृक्षों को अपना भाई मानकर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती है। क्या हम भी हमारे गांव में ऐसा कर सकते हैं? तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रकृति के प्रति इनका कितना प्रेम है, जो इन्हें अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह इन्हें पालते हैं। 2 नंबर पे जो आंदोलन है वो देखते हैं चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे भागों में टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी गांवों में स्थानीय लोगों ने देखा कि खतरनाक बाढ़ों को आने और भूमि के धंसना साधारण सी बात हो गई है, और उनके पीछे का कारण व्यावसायिक उपयोग के लिए ठेकेदारों द्वारा जंगल के वनों का काटना है। सन 1972 में उत्तराखंड के गांव की महिलाओं ने पेड़ काटने वाले का विरोध किया और उन वृक्षों से चिपक गई जिनको काटा जा रहा था। गोरा देवी के नेतृत्व में यहाँ एक गोरा देवी की तस्वीर आप देख सकते हैं। एक तरफ सुंदरलाल बहुगुणा है, दूसरी तरफ गोरा देवी है। गोरा देवी के नेतृत्व में यहाँ के निवासियों द्वारा किए गए इस कार्य को ही चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन में से पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़े। चिपको आंदोलन ने वृक्षों की कटाई बंद करने की मांग की तथा हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से भरपूर हो जाए और ढालदार भूमि पर खाद्य, चारा, ईंधन, उर्वरक और रेशे देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। तो क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे जो कितने प्रतिशत भूभाग पे वन होने चाहिए, तो इसका आंसर है 60%। इसको कंप्लीट करने के लिए यही आंदोलन चलाया जा रहा है। चिपको आंदोलन हिमालय का ही नहीं बल्कि सारे मानव जाति पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोक जागरूक का एक अनूठा उदाहरण है। और कब हुआ था ये? तो 1972 में गोरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। और इसके साथ कौन जुड़े थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा भी इसके साथ जुड़े हुए थे। आगे हम देखते हैं अपिको आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कर्नाटक में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ, अपिको, जिसका अर्थ है बाहों में भरना। राज्य के सिरसी जिले में सितंबर 1983 को सलकानी वृक्ष क्षेत्र में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब वहाँ के स्त्री पुरुषों और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वाले को भागने के लिए मजबूर कर दिया। वे कई सप्ताह तक वनों की पहरेदारी करते रहे। इस प्रकार यहाँ के लोगों ने हजारों वृक्षों को बचा लिया। तो ये कुछ आंदोलन थे जो अपनों ने देखे। और जो जीवों के प्रति प्रेम है, वन के प्रति प्रेम है, वो आज से नहीं काफ़ी समय से ही चलता आ रहा है। आगे हम देखते हैं वन विनाश। वन क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों से होने वाली जैविक संपदा के ह्रास को ही वन विनाश के रूप में जानते हैं। वर्तमान में वनों की निरंतर हो रही वन विनाश से पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वन विनाश के प्रमुख कारण हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे है वनों की व्यापारिक कटाई। नंबर 2 पे है घरेलू ईंधन के लिए वनों का काटना या उन पे निर्भर रहना। 3 नंबर पे है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है कि एक स्थान पे कृषि के लिए भूमि में जहाँ पे वन होते हैं उसको साफ कर लिया जाता है, 3-4 साल वहाँ पे खेती की जाती है, उसके बाद
दूसरी जगह इसी प्रकार जो वन होते हैं उनको साफ करके वहाँ खेती की जाती है। इससे वन है जो काफ़ी मात्रा में कम हो रहे हैं। अत्यधिक एवं अवैध पशुचारण है, उसके कारण खनन एवं औद्योगिक के कारण वहाँ से वन काटे जा रहे हैं। वन भूमि का कृषि एवं चारागाह भूमि में परिवर्तन कर दिया जा रहा है, उससे वहाँ पे वन कम होते जा रहे हैं। अम्लीय वर्षा है, इसका पीएच मान 7 से कम है, इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसके कारण भी वन कमी आ रही है। वनों में लगने वाले आग, कीटाणु एवं रोग, ये भी इनका एक प्रमुख कारण है। और एक अनावृष्टि और बाढ़ है। और नंबर 10 पे हम देखते हैं कि पुनर्वास और वनवासियों को बेदखल करने वाली आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं हैं, जिसके कारण भी वन काटे जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। और वन विनाश का जो परिणाम है वो क्या रहने वाला है, तो अनियंत्रित और अवैध रूप से वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, अम्लीय वर्षा, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ का विवरण निम्नानुसार है। नंबर 1 पे है जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। वनस्पतियों एवं वन्य जीवों का आवास समाप्त होने लगे हैं। वनों पर आधारित ग्रामीण कुटीर उद्योग का समापन होना। सूखा, अकाल, बाढ़, भूमि अपरदन तथा रेगिस्तान का विस्तार होना, ये भी क्या है, इसका वन विनाश का ही परिणाम है। जलवायु में परिवर्तन होना, ये भी इसका कारण है। हरित गृह का जो वृद्धि हुई है वह भी इसका कारण है। और पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की जो घटनाएं होती है उनकी दिनों दिन वृद्धि हो रही है, वही इसका कारण है। विश्व में हो रहे भयंकर पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण कई दुर्लभ जीव तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। IUCN की लाल आंकड़ा किताब में दर्ज तेजी से विलुप्त हो रहे कुछ प्रमुख जीव जैसे बाघ, गोडाउन आदि उल्लेखनीय है। तो IUCN क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बुक है। लाल आंकड़ा किताब के नाम से भी एक बुक है, जैसे रेड डाटा बुक। उसमें क्या होता है कि विश्व में जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उसकी सूची उसके अंदर रखी जाती है। आगे हम देखते हैं वन विकास को रोकने के क्या उपाय हैं, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मानव सहित समस्त जीव जंतु का अस्तित्व ही वनों के कारण है। यदि इन बदलती परिस्थितिकी असंतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कई विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। वन विनाश को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास इस प्रकार है। नंबर 1 है वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जानी चाहिए। स्थानांतरित कृषि है जो उसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण है उस पर भी रोक लगानी चाहिए। आवासों का निर्माण बंजर भूमि पर हो। ईंधन के विकल्पों की खोज एवं अधिकाधिक उपयोग है उन्हीं का किया जाए। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन वन रहित भूमि पर किया जाए। वनों की कटाई वैज्ञानिक रूप से लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही करवाई जाए। अवैधानिक तरीके से वनों को काटने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 1 पेड़ लगाए और वन संरक्षण को एक जन क्रांति बनाए। वन संपदा के संरक्षण एवं विकास के लिए वन भूमि का वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाए। वनों के महत्व की शिक्षा देकर जागरूकता को बढ़ाया जाए। इस प्रकार से ये अलग अलग पॉइंट्स है, इसके माध्यम से हम इनकी जो अंधाधुंध कटाई को रोक के हम और इसका विनाश होने से हम रोक सकते हैं। कुछ शब्दावली है उनको देख लेते हैं कि सेल्वा क्या होता है। तो ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपने ने ऊपर भी देखा था, उसे क्या कहते हैं, सेल्वा। वनोन्मूलन क्या है कि वनों के जो जैविक संपदा है उसका जो ह्रास और उन्मूलन का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ फेंकना। तो वनों का उन्मूलन मतलब वनों के जैविक संपदा का ह्रास हो रहा है। अनावृष्टि मतलब कम वृष्टि, अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वृष्टि। भूस्खलन मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके अंदर जो मिट्टी का ऊपर से खिसकना है उसे ही भूस्खलन कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देखें, क्या आपको ये सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो मेरा मानना है कि आपके ये सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।